नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सट्रीम कोचिंग ऑनलाइन परिवार में। मैं के सिंह आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया बेहतर ढंग से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो कैसे आप सभी मेरे शेर और शेरनियों, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड़िया यादव जी, ब्रह्मा मिश्रा, शकुंतला यादव जी, सभी का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेशन, दीपक सोनकर जी, हमारे प्रैक्टिस सेशन की जो टाइमिंग है, प्रैक्टिस क्लास की जो हमारी टाइमिंग है वो टाइमिंग चेंज नहीं हुई है ना। प्रैक्टिस सेशन की जो हमारी टाइमिंग है, प्रैक्टिस बैच का टाइमिंग है आपका 11 AM पर। हमारे पेड बैच की टाइमिंग है दोपहर को 2 बजे और वन लाइनर बैच की टाइमिंग है, वन लाइनर बैच की टाइमिंग है कितने बजे? 3 बजे। ये हमारे बैच की टाइमिंग है। प्रतिभा जी, पुष्पा जी, रेणु शर्मा, रेणु यादव जी, धर्मेंद्र जी, सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग है। गायत्री राणा जी, प्रभात यादव जी। तो ये 3 बैचेस की हमारी टाइमिंग है। तो आप प्रैक्टिस बैच 11 AM पर, पेड बैच 2 AM पर और वन लाइनर बैच जो अभी बिल्कुल समकालीन चित्रकला के साथ या आधुनिक चित्रकला के साथ मैंने प्रारंभ किया है, वो 3 बजे से प्रारंभ हुआ है। जिनको भी हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, वो लिखेंगे ज्वाइन टीजीटी कला, ज्वाइन टीजीटी कला, और इस नंबर पर भेजेंगे 7376 83 83 43 पर। और जिनको वन लाइनर बैच से जुड़ना है वो लिखेंगे ज्वाइन टीजीटी वन लाइनर बैच, ज्वाइन टीजीटी वन लाइनर बैच, और इस नंबर पे आप संपर्क कर लेंगे 7376 83 83 43 पर, रिंकी कुमारी यादव जी। तो हम लोग क्लास को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्लास को लेकर आगे बढ़ते हैं और यहां पर आपके बीच में पहला क्वेश्चन आ चुका है। कल किसी कारण से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, आज पुनः क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए, बेरुल नाम से क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन पढ़िए। बेरुल नाम से भी जानी जाने वाली गुफा है। बेरुल नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो देखिएगा, बेरुल एलोरा के पास, महाराष्ट्र में एलोरा, औरंगाबाद के पास एक गांव है, औरंगाबाद के पास एक गांव है, और यहीं पर अहिल्याबाई, वीरनी अहिल्याबाई को याद करते हुए एक गुफा बनाया गया जिसका नाम था बेरुल गुफा, और ये एलोरा गुफा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एलोरा गुफा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका राइट आंसर किसको आप बताओगे? और ये धार्मिक स्त्री की बात यहां पर किया जा रहा है यूनेस्को के द्वारा, एलोरा, है ना। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? एलोरा के साथ जाएगा। एलोरा इज राइट आंसर हो जाएगा। और एलोरा को यूनेस्को ने कब शामिल किया भाई? एलोरा को यूनेस्को ने कब शामिल किया? कौन आंसर बताएगा? सभी लोग बताइएगा कि यूनेस्को में एलोरा को कब शामिल किया गया। तो आप बताओगे कि यूनेस्को को एलोरा में शामिल करने का जो समय था 1983 था। 1983 ईस्वी में एलोरा को कहां शामिल कर लिया गया? यूनेस्को में शामिल कर लिया गया, विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। तो इसका राइट आंसर आप किसे बताएंगे? हाजी, सभी को गुड मॉर्निंग है। इसका राइट आंसर आप एलोरा की बात करेंगे। एलोरा इज राइट आंसर, बिल्कुल भाई। चले आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर बताएं। लिंगराज मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में, उड़ीसा में, पुष्कर में या तंजौर में? एक बात याद रखना, लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में, उड़ीसा के पुरी जिले में या भुवनेश्वर जिला में, है ना, उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे ये बेसर शैली पर आधारित मंदिर है। किस शैली पर? बेसर शैली पर आधारित मंदिर है। शिव पार्वती और वैष्णव धर्म की मंदिर है, शिव पार्वती और वैष्णव धर्म का मंदिर है। अब यहां पर बात करेंगे तो इसका निर्माण ययाति वंश, ययाति प्रथम के द्वारा, सोमवंशी राजा, निर्माण की बात करें तो सोमवंशी राजा ययाति प्रथम के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? ययाति प्रथम के द्वारा, सोमवंशी राजा ययाति प्रथम के द्वारा कराया गया। और कब कराया गया? तो आप बताओगे 11वीं शताब्दी के मध्य में कराया गया, लगभग 11वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण कराया गया, अर्थात 1025 से 1040 के मध्य।
1025 से 1040 ईस्वी के मध्य में 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया। बिल्कुल टी सीरीज जी, गुड मॉर्निंग। तो इसका राइट आंसर आप किसको बताओगे? उड़ीसा। उड़ीसा तो सब जानते हैं, उड़ीसा तो सब जानते हैं, लेकिन आप इन बातों को भी ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित बेसर शैली पर आधारित मंदिर, शिव पार्वती एवं वैष्णव धर्म का मंदिर, निर्माण सोमवंशी राजा ययाति प्रथम के द्वारा 1025 से 1040 ईस्वी और 11वीं शताब्दी के मध्य में कराया गया। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी ना, उड़ीसा इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात किया जाए। चंदेल शासकों द्वारा, क्वेश्चन थर्ड की बात करें आप यहां पर, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहां स्थित है? चतुर्भुज मंदिर कहां स्थित है? कटक में, खजुराहो में, काशी में या महाबलीपुरम में? या महाबलीपुरम में। तो देखिएगा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य, 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल वंश के शासक, चंदेल वंश के शासक चंद्रवर्मन के द्वारा, चंदेल वंश के शासक चंद्रवर्मन के द्वारा यौन शिक्षा को समाज में लाने के लिए, यौन शिक्षा की प्रांगणता को लिए इसे लाया गया। ठीक है, अब देखें, ये नागर शैली पर आधारित मंदिर है, नागर शैली पर आधारित मंदिर है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में खजुराहो नामक स्थान पर अवस्थित है। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य के खजुराहो नामक स्थान पर स्थित है। देखिए, ये आपके चंदेल शासक 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में चंदेल वंश के शासक चंद्रवर्मन के द्वारा यौन शिक्षा को प्रांगणता करने के लिए नागर शैली पर आधारित मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो नामक स्थान पर ये चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है कंदरिया महादेव की मंदिर। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है कंदरिया महादेव की मंदिर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि चतुर्भुज मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर, तो कंदरिया महादेव की मंदिर हो जाएगी। आगे चले, चले भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए, प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली से, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय बीएचयू से, संगीत एवं ललित कला संस्थान बीएचयू से। किसके राइट आंसर आ रहे हैं भाई? सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? तो प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय बीएचयू से संबंधित है। कहां से? बीएचयू से संबंधित है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5वें का राइट आंसर आपको बताना है। सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रामाणिकता स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है। नगरों की संज्ञा दी जा सकती है। कौन कौन से नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? 2, 4, 6 या 8। 2, 4, 6 या 8 किसके साथ इसका राइट आंसर जाएगा? तो देखिएगा आप, सैंधव सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण नगर, सैंधव सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण नगर, एक है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। एक है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। इसमें भी महत्वपूर्ण कौन? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का 2 क्षेत्र, एच.आर. और डी के क्षेत्र, जहां से स्नानागार मिला, अन्नागार मिलता है और नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। दाढ़ी वाले सिर वाले व्यक्ति प्राप्त होते हैं। दाढ़ी वाले सिर वाले व्यक्ति भी प्राप्त होते हैं। कहां से? सैंधव सभ्यता के। कहां से भाई? मोहनजोदड़ो क्षेत्र से। तो आप कितना बताओगे राइट आंसर? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 इज राइट आंसर के साथ यहां पर चला जाएगा। क्लियर है आप सभी लोग? चलें, नहीं ठीक है, चलें। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर करेक्ट आपको 2 ऑप्शन के साथ जा रहा है। सैंधव सभ्यता के 2 नगर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
हड़प्पा को छोड़िए, मोहनजोदड़ो में एचआर और डी के 2 क्षेत्र हैं जहां से विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई हैं। तो इसका राइट आंसर आप किससे बताओगे? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर है। चले आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, कुतुब मीनार किसके द्वारा, कहा नहीं किसके द्वारा पूरा किया गया? कुतुब मीनार की बात यहां पर किया जा रहा है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया है? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। बताओ भाई सभी लोग, रजिया सुल्तान के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा, या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा? सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे आप कि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है ये। चले भाई सभी लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। बिल्कुल भाई आशिका अग्रवाल जी। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो अगर पूछा जाए तो यहां पर इसका निर्माण किसके द्वारा, प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रारंभ ये ऐबक के द्वारा कराया जाएगा। और पूर्ण किसके द्वारा कराया गया? तो आप बताओगे इल्तुतमिश के द्वारा। पूर्ण की बात किया जाएगा तो कौन आ जाएगा? इल्तुतमिश। बिल्कुल भाई भीम सिंह जी, रश्मि तिवारी, इसका राइट आंसर आप सभी लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन के साथ। चले आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको बताना है, बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस संख्यक गुफा में चित्रित है? बोधिसत्व पद्मपाणि। तो अब देखिएगा आप यहां पर, बोधिसत्व पद्मपाणि की अगर आप बात करेंगे तो बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की गुफा संख्या, अजंता की गुफा संख्या किसमें प्राप्त है? क्या पढ़ाएंगे अब उस आ जाएगा। बिल्कुल भाई देखिए आप, बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस संख्यक गुफा में चित्रित है? 1, 7, 17 और 29। 1, 7, 17 और 29 का राइट आंसर आपको बताना है भाई। चलो सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बोधिसत्व पद्मपाणि की गुफा किस गुफा से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। किसके साथ जा रहा है बताइए भाई? सर जी राम राम, जितेंद्र कुमार मीना जी, बहुत अच्छा स्वागत है आपका जितेंद्र कुमार मीना जी। तो यहां पर बताओगे आप गुफा संख्या 1 कौन सा हो जाएगा? हाँ जी चले आगे देखिएगा परवेंद्र सिंह जी। तो यहां पर देखिएगा बोधिसत्व पद्मपाणि में का उल्लेख गुफा संख्या 1 से प्राप्त होता है और इसकी तुलना माइकल एंजेलो से किया जाता है। किसकी? माइकल एंजेलो के चित्रकारी से इस गुफा की पद्मपाणि की तुलना किया जा रहा है। अब आप देखो इसकी खोज कब किया गया? खोज 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जॉन स्मिथ के द्वारा किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण वाकाटक राजवंश के द्वारा किया गया। वाकाटक राजवंश के द्वारा सह्याद्री पर्वतमाला को काटकर इसका निर्माण कराया गया। सह्याद्री पर्वतमाला को काटकर इसका निर्माण कराया गया है। चले आगे भाई आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कहां हुआ था? मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कहां हुआ था? बंबई में, इंदौर में, सोलापुर में या कोल्हापुर में? सोलापुर या कोल्हापुर है ना, बताएं भाई। 16 धधक रहा है। एमएफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कब हुआ था भाई? तो इनका जन्म आप बताओगे 17 सितंबर को हुआ। और 17 सितंबर का दिन आप बताओगे 17 सितंबर 1915 को। 17 सितंबर 1915 को कहां हुआ? महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में होता है। और इनकी मृत्यु कब होती है? मृत्यु की आप बात बताओगे तो मृत्यु आप बताओगे 9 जून 2011 को। 9 जून 2011 को क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। और आप देखेंगे प्रदर्शनी, इनकी प्रदर्शनी कहां कहां आयोजित किया गया? तो आप बताओगे आप ये यूरोप और अमेरिका के प्रदर्शनी में भाग लिए। मकबूल फिदा हुसैन
चले, तो करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप बताओगे यहां पर सोलापुर नहीं, कोल्हापुर है ना। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सी ऑप्शन के साथ आप लोग बता रहे हैं, सोलापुर या कोल्हापुर। चले आगे देखें, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हाँ जी सोलापुर, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सोलापुर। आगे देखें, सूर्य किरणें के रंगों का प्रयोग, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग केवल देखने के काम आता है, केवल आभास कर सकते हैं, आभासी चित्रण में किया जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पर किया जा सकता है। सूर्य की किरणें, अब आप देखेंगे ये सूर्य की किरणें धरातल पर आती हैं और एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, और ये प्रिज्म से जब गुजरता है तो यहां पर क्या होती है? विबग्योर की संकल्पना स्टार्ट हो जाती है, विबग्योर की संकल्पना प्रारंभ हो जाती है। तो बताएं आप किसके लिए इसका राइट आंसर जा रहा है? चले करेक्ट आंसर बताएं। तो आप यहां पर बताओगे देखने के काम में आता नहीं है, आता है ना। हाँ जी, एनबीएस की भी क्लास ऐसी ही होती है, एनबीएस की भी क्लास हो रही है रिंकी कुमारी यादव जी। तो देखेंगे केवल आभास कर सकते हैं, आभासी चित्रण में किया जा सकता है, या सैद्धांतिक तौर पर किया जाता है। सैद्धांतिक को गलत काट दो। यहां पर आप राइट आंसर किसके बाद बताएंगे? आभासी चित्रण में प्रयोग किया जाता है। संकल्पना किसकी है? संकल्पना विबग्योर की आ जाएगी। डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट, विबग्योर है ना। विबग्योर की संकल्पना होती है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड की संकल्पना यहां पर प्रारंभ हो जाएगा। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आभासी चित्रण में किया जा सकता है, सी ऑप्शन। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। आप सभी लोग जल्दी से पहले आप अपने आंसर दिया करें। आप देखें, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। पाल शैली में, चोल शैली में, अपभ्रंश शैली में, या गुप्त शैली में, या गुप्त शैली में आलेखन कला, आलेखन कला का संबंध। तो देखेंगे आप, ये आलेखन कला अजंता एवं बाघ की गुफाओं से प्रारंभ होता है। बाघ की गुफा से क्या होता है? प्रारंभ होता है, गुफा से प्रारंभ। अब ये आलेखन से तात्पर्य क्या होता है भाई? आलेखन से तात्पर्य क्या होगा? तो आप बताएंगे वस्तु, व्यक्ति। आलेखन कला से तात्पर्य क्या होगा? वस्तु, व्यक्ति, चाहे सजीव हो अथवा निर्जीव, सजीव हो या निर्जीव, वस्तु, व्यक्ति, सजीव, निर्जीव, या धरातल पर विभिन्न आकृतियों द्वारा, धरातल पर विभिन्न आकृतियों के द्वारा जो चित्रकला के कलात्मक रूप को सजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर किसको बताओगे आप? गुप्त शैली। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? गुप्त शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेर और शेरनियों। आलेखन कला का संबंध कहां से मिलता है प्रशांत जी? आलेखन कला का संबंध क्या होता है? अजंता एवं बाघ की गुफा से मिलता है। और आलेखन में अजंता एवं बाघ की चित्रकारी, भाई प्रभात जी ऐसी गलती आप करेंगे उम्मीद नहीं कर सकता मैं, है ना। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं किया जा सकता। बाकी और एक आध क्वेश्चन मिस्टेक करते हैं ना, क्षम्य है। चले इसको देखिएगा, वस्तु, व्यक्ति, सजीव और निर्जीव का जब क्या किया जाता है? धरातल पर आकृति चित्रण किया जाता है, तो ऐसे चित्रण को क्या कहा जाता है? आलेखन। आलेखन, और इसका प्रयोग कहां मिलता है? अजंता और बाघ की गुफाओं पर मिलता है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ये गुप्त शैली पर आधारित है। कहां है? गुप्त शैली पर ये आधारित है। बिल्कुल क्लियर है आप सभी लोग? अगर क्लियर होंगे तो आप मुझे एक बार जरूर थंब अप करके बताएंगे, फिर मैं आगे चलूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। चले गलत ना करें, है ना, क्योंकि आप सभी लोगों से, जो मेरे से पहले ही मेरे स्टूडेंट जुड़े हैं, उनसे मैं बहुत उम्मीद किया हूं, बहुत ज्यादा उम्मीद किया हूं। चले आइए देखिए यहां पर, दीपक जी आप भी ऐसी गलती ना करें भाई। देखिए यहां पर, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। यह कथन किसका है? आगरा एवं फतेहपुर सीकरी। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी में क्या नजर आएगा? मुगल वंश की स्थापत्य का चरम नजर आएगा, स्थापत्य का चरम नजर आएगा।
क्योंकि आगरा में शाहजहां ने और फतेहपुर सीकरी में किसने, अकबर के द्वारा सारी बातों को देखेंगे, अकबर के द्वारा स्थापत्य कला को लेकर आगे बढ़ा गया। और जब बढ़ा गया तो आगरा एवं फतेहपुर सीकरी स्थापत्य कला का स्वर्ण स्थान के रूप में गिना जाने लगा। किस स्थान के रूप में, स्वर्ण स्थान के रूप में गिना जाने लगा। तो बताइएगा क्या लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा? तो यार लॉर्ड माउंटबेटन तो बहुत बाद में आया सीमा साहू जी। महारानी विक्टोरिया, भाई महारानी विक्टोरिया क्यों कहेंगी ऐसा शब्द? क्योंकि उनके लिए तो लंदन बड़ा होगा। लंदन, फाहयान, चीनी यात्री जो फाहयान था ये पहले ही आ चुका था, बाद में आया ही नहीं, ये पहले ही आ चुका था। इसको बनने से, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी में स्थापत्य बनने से पहले ही आ चुका था। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? राइट आंसर राल्फ फीच राइट आंसर हो जाएंगे। राल्फ फीच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुगल वंश अपने चरम पर था और स्थापत्य के लिए चरम स्थान कहां याद किया? तो उन्होंने आगरा एवं फतेहपुर सीकरी को याद किया। आगरा में शाहजहां ने अपनी चरमता दिखाई और फतेहपुर सीकरी में अकबर ने अपनी चरमता दिखाई, जिसके कारण आगरा एवं फतेहपुर सीकरी की तुलना राल्फ फीच ने लंदन से भी बड़ा कर दिया। लंदन से भी क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? राल्फ फीच इज राइट आंसर। क्लियर है आप सभी लोग? मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अगर फतेहपुर सीकरी की बात करें तो फतेहपुर सीकरी को सजाया किसने? अकबर ने। बुलंद दरवाजे को भी स्थापित कराया किसने? अकबर ने। और आगरा को किसने सजाया? शाहजहां ने। शाहजहां ने और याद किया बाबू सोना को और बनवा दिया ताजमहल। ताजमहल जिसकी प्रसिद्धि आज भी दिखाई पड़ती है ना? जिसकी प्रसिद्धि क्या होती है? आज भी दिखाई पड़ती है। इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसकी चरमता को इग्नोर नहीं किया जा सकता। चले आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिएगा सभी लोग। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्तूप का निर्माण, अंडरलाइन कर लेना, स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? क्या कुषाण काल में किया गया, क्या शुंग काल में किया गया, या मौर्य काल में किया गया, या सातवाहन काल में किया गया? किस काल में किया जा रहा है आप बताइएगा। ये मान लीजिए सैंधव सभ्यता है ना। सैंधव सभ्यता के कितने क्षेत्र? 2 क्षेत्र। एक है आपका हड़प्पा और दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के 2 क्षेत्र हैं, एक या 4 क्षेत्र है और दूसरा डीके क्षेत्र है। प्रामाणिकता यहां से क्या मिलती है? स्नानागार मिलता है, नर्तकी की मूर्ति मिलती है, दाढ़ी वाला सिर मिलता है। ये सब प्रामाणिकता यहां पर प्राप्त होने लगती है। चलो भाई सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। तो मोहनजोदड़ो सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है और यहां पर पाया जाने वाला स्तूप कुषाण काल का है। किस वंश का है? कुषाण काल का है ना। किस वंश से संबंधित है? ये कुषाण वंश से संबंधित है। क्लियर है आप सभी लोग? चले क्लियर है तो आगे बढ़ें, देर ना करें, आगे बढ़ें। हाँ जी, मिस्टर इंडियन गेमर बॉय सुनीता जी, इसका राइट आंसर आप बता दिए हैं कुषाण। मोहनजोदड़ो के लिए ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना, नर्तकी की मूर्ति जो 10.5 सेंटीमीटर कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति है, इसे जरूर याद किए रहिएगा, जरूर याद किए रहिएगा, इसे मत भूलिएगा। चले आगे देखें। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। 12 के बाद 13 का राइट आंसर आप बताओ क्या कह रहा है? निहाल चंद है ना। निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित है? निहाल चंद जैन शैली से संबंधित है, अपभ्रंश शैली से संबंधित है, आधुनिक शैली से संबंधित है, या राजस्थानी शैली से संबंधित है? रोहिणी प्रसाद जी, सीताराम क्यों याद कर रहे हैं भाई? सुबह सुबह का तो समय चला गया है ना। अब राम सीता को नहीं, सीताराम को नहीं, अब राम सीता को याद करिएगा। सीताराम का समय गया। आगे देखो आप यहां पर जल्दी से बताओ। निहाल चंद, निहाल चंद का संबंध किससे है? तो आप बताओगे निहाल चंद का संबंध बनी ठनी शैली में बांटा जाता है, जैसे बूंदी शैली, कोटा शैली, हड़ौती शैली और ढूंढार शैली है ना।
ये सारी शैलियों में जाना जाता है। अब पेपर के लिए तो चले, पेपर के लिए बात किया जाएगा किसी नेक्स्ट वीडियोस के साथ, आगे देखिएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, राजस्थानी शैली। क्लियर है आप सभी लोग? हाँ जी बिल्कुल भाई, 13 का राइट आंसर डी ऑप्शन ही जा रहा है। आगे चलिए, लोथल स्थित है, लोथल, अब आंसर बताएं आप सभी लोग। लोथल पोदीवाड़ा या डॉक यार्ड प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, डॉक यार्ड या पोत या जल को रहने का, पोत जो कहते हैं जो जल, है तो मेरे हिसाब से तो चीन में नहीं होना चाहिए, तो ये कहां है, गुजरात, भारत में स्थित है, भारत में। बताइएगा अब आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, राजपाल जी अब आप मुझे बताइएगा कि आवाज आ रही है, अब वॉइस क्लियर है आप सभी के बीच? हाँ जी चले, अभी नहीं आई, अब आ रही है, जल्दी बताएं, क्लास को आगे स्टार्ट किया जाए। दीपक सिंह स्टडी जी, अब आवाज आ रही है? चले आ गई भाई, चलो आ गई तो अच्छी बात है। चले तो अब आगे देखें, अनगिनत 3 में सर कंफ्यूजन है, 1, 3, 5 और अनगिनत। देखिएगा अगर चित्र होता है, जो चित्रकारी की जाती है वो क्या होता है, जो कला में चित्रकारी की जाती है वो हमेशा 3 डायमेंशन होता है। क्या होती है, चित्रकारी में 3 डायमेंशन होता है, चित्रकारी में क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है, ध्यान रखना कितना होता है, 3 डायमेंशन होता है। बी ऑप्शन इज बी ऑप्शन, 3 डायमेंशन याद रखना। बस एक याद रखना कि अगर चित्रकला पूछा गया है, ग्राउंड सतह की चित्रकला पूछा गया है तो 3 डायमेंशन, एक धरातल पर, एक मध्य में और एक ऊपरी भाग पर, ये 3 डायमेंशनल होता है। कितना, ये 3 डायमेंशनल की बात करेंगे, अनगिनत नहीं, कभी अनगिनत नहीं होता है रेखा चित्र में, या ध्यान रखना रेखा चित्र में या बिंदु चित्रण में, बिंदु चित्रण में क्या होता है, अनगिनत होता है, बिंदु चित्रण अनगिनत के रूप में जाता है ना, बिंदु चित्रण अनगिनत में जाता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, बादामी की गुफा किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है, बादामी की गुफा किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है, चोल का, चालुक्य का, गुप्त का या गांधार का, गुप्त या गांधार का। तो गांधार तो गलत कर दो,
और गुप्त भी गलत कर दो, है ना। गांधार और गुप्त दोनों को गलत काट दो, बचा है चोल और चालुक्य। इन दोनों में से आप लोगों को आंसर देना है। बताओ भाई, चोल होगा या चालुक्य होगा? चले भाई बताइएगा, चोल या चालुक्य, किसके साथ इसका राइट आंसर जाएगा? जी चलिए बताइए भाई, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएं, कोई देर ना करें। अच्छा जी, चले करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा, इसका राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? तो यहां पर आप करेक्ट आंसर किसके साथ बताएंगे? चालुक्य, चालुक्य वंश के साथ जाएंगे। बादामी, कृष्णा की सहायक नदी, बादामी की गुफा कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा के तट पर स्थित है। बादामी की गुफा कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा के तट पर स्थित है। ये जैन धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित गुफा है। जैन एवं वैष्णव धर्म से संबंधित ये गुफा है। तो इसका राइट आंसर आप किसे बताएंगे? चालुक्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17। 17 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। किस मुगल कालीन चित्रकार को, किस मुगल कालीन चित्रकार को सूर्य का नहीं, पूर्व का, है ना, पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई, पूर्व के राफेल की संज्ञा दी गई? अब्दुल समद को, दसवंत को, बेहजाद को या मंसूर को, या मंसूर को? देखेंगे किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा गया? सूर्य का राफेल नहीं, पूर्व का राफेल कहा गया। चलो भाई बताइएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे कि पूर्व का राफेल किसे कहा गया। चले, तो इसका राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? इसका राइट आंसर आप बताओगे बिहजाद। बिहजाद को पूर्व का क्या कहा जाता है? राफेल कहा जाता है। बिहजाद के आगे ईरान के कलाकारों को, ईरान के कलाकारों को क्या किया? लोगों ने इग्नोर कर दिया, लोगों ने भुला दिया, जिसके कारण बिहजाद को क्या कहा जाता है? पूर्व का राफेल कहा जाता है ना। यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बिहजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का आप राइट आंसर बताइए। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था, बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला राव सुरजन से, राजा सामंत सिंह से, राजा अनूप सिंह से या राव देवा से, या राव देवा से? चले भाई, प्रयास करेंगे किसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा। कह रहा है कि बूंदी शैली को प्रोत्साहन किसके द्वारा दिया गया? तो बूंदी शैली का, बूंदी राज्य की स्थापना कब किया गया? बूंदी राज्य की स्थापना, बूंदी राज्य की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1341 ईस्वी में राव सुरजन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ए ऑप्शन के द्वारा किया गया, राव सुरजन के साथ किया गया है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? राव सुरजन। बूंदी शैली को प्रोत्साहन किसको मिला? राव सुरजन को मिल गया। ठीक है, सामंत सिंह, अनूप सिंह, राव देवा सिंह का संबंध बूंदी शैली से बिल्कुल नहीं है। चले आगे देखें, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। इंडिका नामक पुस्तक लिखित है, इंडिका नामक पुस्तक लिखित है किसके द्वारा? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या आधुनिक काल में? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? मेगस्थनीज हैं, मेगस्थनीज हैं। और यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास की बात किया जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर के इतिहास की बात मेगस्थनीज के द्वारा किया जा रहा है। तो बताइएगा, इंडिका नामक पुस्तक किस राजवंश में लिखा गया? इंडिका पुस्तक किसने लिखा? मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया। और किसका, कहां पर? मौर्य काल, है ना। मौर्य काल में जम्मू कश्मीर के इतिहास को बताया किसने? मेगस्थनीज के इंडिका ने, मेगस्थनीज के इंडिका ने। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20।
19 के बाद 20 का आंसर आपको बताना है। कला के संदर्भ में, किस संदर्भ में? कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? कलम का पर्याय लेखनी से होगा, कूची से होगा, शैली से होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। कला के क्षेत्र में, हाँ जी, चंद्रगुप्त के समय। इसको बताइएगा आप सभी लोग कि कला के संदर्भ में कलम का पर्याय किससे संबंधित है? हाँ जी निकिता जी, तो इसका राइट आंसर बताएं कि कलम, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय। तो कलम का संबंध होता है, वर्तमान समय में कलम क्या करता है? लिखता है, वर्तमान में लिखता है, लेकिन कला के संदर्भ में क्या हो जाएगा? कला के संदर्भ में शैली से जुड़ जाएगा, है ना, शैली से जुड़ जाएगा। जैसी कलम चला वैसी शैली को जन्म दे दिया गया। कला में शैली को जन्म दिया जाता है कलम के द्वारा। जैसे आप देखेंगे बंगाल कलम, अगर बंगाल कलम चला तो बंगाल शैली का जन्म हो गया। बंगाल शैली, अवनींद्रनाथ टैगोर, बाबू अवनींद्रनाथ टैगोर का यहां पर बात हो जाएगा, ईवी हैवेल की बात हो जाएगी, मजुमदार की बात हो जाएगी, हलदार की बात हो जाएगी, नंदलाल बोस की बात हो जाएगी। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? शैली के साथ जाएगा, बर्निका माथुर जी। तो शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम लोग बात करें 21। स्तूप प्रतीक है, स्तूप प्रतीक है समाधि का, चैत्य का, विहार का या महापरिनिर्वाण का, या महापरिनिर्वाण का। जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कलम बराबर शैली बराबर स्कूल, है ना। देखिएगा स्तूप प्रतीक है, अगर यहां पर स्तूप देखिएगा तो ये स्तूप किससे संबंधित है? स्तूप की बात करेंगे समाधि से। स्तूप की बात किससे किया जाएगा? समाधि से किया जाएगा, है ना। स्तूप का संबंध समाधि से किया जाएगा। और ये समाधि ज्यादातर किससे संबंधित है? तो ज्यादातर ये बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा दिखाई पड़ता है। जैसे आप देखेंगे सांची का स्तूप, जैसे आप देखेंगे अमरावती का स्तूप, जैसे आप देखेंगे भरहुत का स्तूप, जैसे आप देखेंगे जावा का स्तूप। और सबसे बड़ा स्तूप कौन है? जावा में है, जो इंडोनेशिया में है ना। जावा के इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप पाया जाता है। और स्तूप का मतलब क्या होता है? समाधि। और चैत्य और विहार का संबंध किससे हो जाएगा? तो चैत्य और विहार का संबंध गुफा से हो जाएगा। चैत्य को कहा जाता है पूजा गृह, चैत्य को कहा जाता है पूजा गृह, और विहार को कहा जाता है निवास स्थान। विहार को क्या कहा जाता है? निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर समाधि ही हो जाएगा, समाधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी लोग? ए ऑप्शन के साथ राइट आंसर जा रहा है समाधि। समाधि, स्तूप मिले तो समाधि। चले आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। सोमेश्वर द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? लिखित ग्रंथ है, बताइएगा। सोमेश्वर द्वारा, हाँ समाधि नहीं होगा तो महापरिनिर्वाण कर दीजिएगा। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ क्या है? राजतरंगड़ी, रसमाला, प्रमाण मीमांसा या इंडिका, या इंडिका। शिवांगी सिंह जी, क्लास की टाइमिंग है 11 AM बेटा, क्लास की टाइमिंग है 11 AM। और वन लाइनर बैच की टाइमिंग है हमारी 3 PM, है ना। 3 PM 3 बजे वन लाइनर बैच है। चले यहां पर देखिएगा। अरे प्रीति देवाजी गुड मॉर्निंग बेटा। तो यहां पर देखिएगा राजतरंगड़ी, राजतरंगड़ी किसके द्वारा लिखा गया? कल्हड़ के द्वारा लिखा गया। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। ए ऑप्शन तो होने वाला नहीं, जिन्होंने ए ऑप्शन का चुनाव किया उनके आंसर गलत हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? रसमाला राइट आंसर हो जाएगा। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ रसमाला है। राजतरंगड़ी के लेखक हैं कल्हड़, कल्हड़। और आप देखेंगे इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज हैं। तो इसका राइट आंसर आप बताओगे, रसमाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, वन लाइनर चलेगा, वन लाइनर चलेगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 23 रविंद्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण किसने किया? गीतांजलि के लिए चित्रण किसने किया? राजपाल जी, संगीता जी, बताइएगा। क्या नंदलाल बोस ने किया? क्या गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने किया?
क्या अवनींद्र ठाकुर ने किया या स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने किया? स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि 1911 में लिखी गई और 1913 ईस्वी में इसे एशिया का पहला साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। साहित्य में क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। अब आप लोग राइट आंसर बताएं। सभी लोगों का राइट आंसर आना चाहिए। मैं सबको देख पा रहा हूं कि कितने लोगों ने इतने सरल क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया अभी तक। इतने सरल क्वेश्चन का आंसर किसने अभी तक नहीं दिया है? बताइएगा। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? नंदलाल बोस के साथ जाएगा, है ना। नंदलाल बोस के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और इसमें 32 चित्र बनाए गए। किसने? 32 चित्र बनाया गया नंदलाल बोस के द्वारा। कितने चित्र बनाए गए हैं? 32 चित्र बनाया गया नंदलाल बोस के द्वारा। क्लियर है आप सभी लोग? देखिएगा, इसको समझिएगा कि गीतांजलि की 1911 में प्रकाशित होती है और 1913 ईस्वी में साहित्य का एशिया का पहला नोबेल प्राप्त हो जाता है। किसे? गीतांजलि को, रविंद्रनाथ टैगोर को। और इनका संबंध किससे है? तो आप बताओगे कि इनका संबंध बंगाल स्कूल से है। कहां से है? बंगाल स्कूल से है। इनका संबंध शांति निकेतन से है। ये अन्य के गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं, है ना। चलो आगे चलो भाई, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। 23 के बाद 24 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। मौर्य कालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? मौर्य कालीन निर्मित अशोक स्तंभ। और ये अशोक स्तंभ आप देखेंगे सारनाथ में शीर्ष स्तंभ के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में सिंह या शीर्ष स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 पशुओं के क्या है? सिंह हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शेर की यहां पर सिंह नजर आता है। जल्दी से बताइएगा। भारत से, चीन से, ईरान से या रोम से? भारत, चीन, ईरान या रोम से? रोम जल उठा, रोम जल उठा। बताओ भाई सभी लोग राइट आंसर बताओ। किससे संबंधित है ये? 24 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप देखेंगे 300 ईसा पूर्व में, है ना, 300 ईसा पूर्व में इस स्तंभ का निर्माण किया गया। चुनार के पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपासना सिंह जी। तो इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? भारत का प्रभाव इस पर नजर आएगा, किसी अन्य का प्रभाव नजर नहीं आएगा। भारत का ही इसका प्रभाव इस पर नजर आएगा। प्रभात जी के आंसर नहीं आ रहे हैं क्या भाई? आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। चल 25 का राइट आंसर आप बताएंगे। 25 देखें। यूरोपियन शैली से प्रभावित ममता जी, परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किया। अब इस क्वेश्चन को अगर कोई गलत किया तो मैं मान लूंगा कि मेरा वन लाइनर का उद्देश्य अधूरा है। बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने, यामिनी राय ने, एम.एफ. हुसैन ने या रवि वर्मा ने? राजा रवि वर्मा ने। चलो भाई सभी लोग राइट आंसर बताएं। 25 का करेक्ट आंसर कितने लोगों का आ रहा है? बताइएगा। यूरोपियन शैली से प्रभावित, है ना। मैंने अभी पढ़ाया भी है पिछले 2 दिनों में कि यूरोपियन शैली से प्रभावित। बिल्कुल भाई, डेनियल प्रथम से प्रेरित होकर। हाँ जी। चलो अब बताओ, रविंद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन या रवि वर्मा ने? या रवि वर्मा। यहां पर मैंने परसों ही पढ़ाया है वन लाइनर बैच में। तो बताइएगा भाई, तो यहां पर किसके साथ जाएगा? राजा रवि वर्मा। इन पर किसका प्रभाव था? यूरोपीय शैली का प्रभाव था। और यूरोपीय शैली का प्रभाव कब से आया? तो 1868 ईस्वी में त्रावणकोर के नरेश ने यूरोप से चित्रकार को थियोडोर जैनसन को बुलाया था अपने परिवार की चित्रकारी करने के लिए। उन्हीं से इन्होंने ऑयल पेंटिंग सीख लिया था। ऑयल पेंटिंग सीख लिया किसने? राजा रवि वर्मा ने। ऑयल पेंटिंग सीख लिया राजा रवि वर्मा ने। प्रभात जी, है ना। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? डी ऑप्शन के साथ जाएगा। रवि वर्मा इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करो।
क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26, मानवतावाद किसकी कुंजी है? चले करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग, राइट आंसर बताएं। मानवतावाद किसकी कुंजी है? मानवतावाद किसकी कुंजी है? मानवता, ह्यूमैनिटी, है ना, ह्यूमैनिटी की बात किया जाएगा, सिंपैथी की बात किया जाएगा। मानवतावाद, ह्यूमैनिटी, सिंपैथी की बात किया जाएगा किसके साथ? क्या पुनरुत्थानवाद के बाद, स्वच्छंदवाद के साथ, यथार्थवाद के साथ, या उत्तर प्रभाववाद के साथ? उत्तर प्रभाववाद के साथ। तो देखिएगा यथार्थवाद में ह्यूमैनिटी नजर आती ही नहीं, ये पूरा क्या होता है, ह्यूमैनिटी नजर आती नहीं यथार्थवाद में। ये ध्यान रखना कि यथार्थवाद अगर आ गया तो यथार्थवाद में ह्यूमैनिटी मिलने वाला नहीं, और उत्तर प्रभाववाद में भी ह्यूमैनिटी नहीं मिलता, सेल्फिश मिलता है, सेल्फिश मिलता है, सेल्फिश मिलता है। पुनरुत्थानवाद मेरे भाई, पुनरुत्थानवाद में भी ह्यूमैनिटी नहीं मिलता, मिलता कहां है? स्वच्छंदवाद में। अगर आप स्वच्छंद दिमाग से, फ्री माइंड से अगर आप सोचेंगे कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, अगर आप स्वतंत्र दिमाग से सोचेंगे कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, तभी आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, न कि यथार्थवाद रूप में, न तो उत्तर प्रभाववाद के रूप में। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? राइट आंसर स्वच्छंदवाद के रूप में जाएगा। जिन्होंने अन्य क्वेश्चन में जो अन्य ऑप्शन का चुनाव किया है उनके आंसर बिल्कुल गलत है मेरे शेर और शेरेनियों। आप सभी लोग चुनाव किसका करेंगे? स्वच्छंदवाद का करेंगे, फ्री माइंड का करेंगे। किसका करेंगे? फ्री माइंड का करेंगे। अगर आप फ्री माइंड से जीवन जी रहे हैं तभी एक दूसरे की हेल्प करने के बारे में सोचेंगे, ह्यूमैनिटी नजर आएगा, संपैथी नजर आएगा, अन्यथा नजर आने वाला है नहीं, अन्यथा नजर आने वाला है नहीं। अभी भी कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, गलतियों को ना करें, है ना, गलतियों को ना करें मेरे शेर और शेरेनियों। चले तो बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताना है आप सभी को। देखिएगा, बंधक प्रयुक्त किया जाता है, बंधक प्रयुक्त किया जाता है तैल चित्रण में, पेस्टिल चित्रण में, वास चित्रण में, या वाटिक चित्रण में, या वाटिक चित्रण में? सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। बंधक का मतलब समझ लीजिए आप, बंधक का मतलब क्या? फिक्स, फिक्सेटिव, है ना, फिक्सेटिव की बात करेंगे, फिक्स कर दिया जाता है। ऑयल पेंटिंग को क्या फिक्स किया जाता है? नहीं किया जाता। वाटिक चित्रण होने वाला नहीं, डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। जिन्होंने डी ऑप्शन का चुनाव किया उनके आंसर गलत हैं। यहां पर फिक्सेटिव, बंधक का मतलब क्या? फिक्स, फिक्स, फिक्स तैल चित्रण भी नहीं होता, फिक्स में तैल चित्रण भी नहीं होता। जिन्होंने डी ऑप्शन का चुनाव किया उनके भी गलत, और ए ऑप्शन वाले भी तो गलत ही गलत हैं। ए और डी बिल्कुल गलत हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैंने बता दिया फिक्सेटिव, फिक्स। चले भाई प्रभात जी, आपके भी आंसर आने चाहिए। फिक्सेटिव की बात किया जाएगा, बंधक की बात किया जाएगा। चले जल्दी से बताएं, फिक्सेटिव की अगर बात करेंगे तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? पेस्टिल रंग हो जाएगा, पेस्ट किया जाता है, पेस्ट रंग, है ना। जैसे आप कहते हैं ना, इसे पेस्ट कर दो यार, इसे पेस्ट कर दो, और पेस्ट कर दोगे तो क्या होगा? जुड़ जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा। धरातल पर क्या किया जाता है? धरातल पर ऐसे रंगों के साथ पेस्ट कर दिया जाता है, जिसे पेस्टिल रंग भी कहा जाता है। फिक्सेटिव, पेस्टिक, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले चले आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, वर्ण या रंग, वर्ण या रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? वर्ण या रंग के लिए भारतीय चित्रकला में षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? क्या लावण्य योजना किया गया है? क्या सादृश्य किया गया है?
क्या वर्णिका भंग का प्रयोग किया गया है या प्रमाण का प्रयोग किया गया, या प्रमाण का प्रयोग किया गया है? चले भाई सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं, पहले आप लोग अपने आंसर बताइएगा फिर मैं बताऊंगा। चले चले जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो अब यहां पर करेक्ट आंसर किसको बताएंगे? वर्णिका भंग। वर्णिका भंग की बात किया जाएगा। वर्णिका भंग का अर्थ होता है वर्ण या रंग। वर्ण या रंग के साथ वर्णिका भंग का प्रयोग किया गया है। चले आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29, नयन सुख किस शैली का चित्रकार है? चलिए इसको बताइए, नयन सुख किस शैली का चित्रकार था? क्या ये गुलेर का था, कांगड़ा का था, बसौली का था या गढ़वाल का था? या गढ़वाल का था। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपको बताना है नयन सुख। चले किसके साथ जाएगा? नैन सिख। गुलेर तो होने वाला नहीं यार, गुलेर का आंसर क्यों आप लोग दे रहे हैं? नैन सुख का संबंध गुलेर से नहीं होगा। चले करेक्ट आंसर बताएं। दीपक सिंह जी ने गुलेर बता दिया। क्यों गुलेर की बात कर रहे हैं दीपक सोनकर जी, बताइएगा। तो ये किसके साथ जाएगा? गुलेर के साथ जाएगा, कांगड़ा, बसौली या गढ़वाल। तो इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ये राइट आंसर बसौली शैली के साथ जाएगा। बसौली इज राइट आंसर हो जाएगा। गलतियों को ना करें भाई, गलतियों में सुधार करें, क्योंकि एग्जाम के नजदीक आ रहे हैं, आप एग्जाम के करीब आ रहे हैं, इसलिए गलतियों में अब क्या करना है? सुधार करना है, न कि गलतियों को बार बार दोहराना है। बार बार गलतियों में सुधार करिए, दोहराइए मत। चले आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। प्रतिकृति चित्रण किसके सावन में, या सावन नहीं समय में, छोड़ो, किसके समय में उच्च स्तर पर था? प्रतिकृति चित्रण किसके समय में अपने उच्च स्तर पर था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या अकबर? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या अकबर, किसके समय में प्रतिकृति चित्रण अपने चरम पर था? चलो भाई बताइए आप लोग, किसके समय में अपने चरम पर था प्रतिकृति चित्रण, ह्यूमैनिटी वाला चित्रण? प्रतिकृति चित्रण। अगर प्रतिकृति चित्रण की मैं बात करूंगा तो आप लोग किसको आंसर देना चाहेंगे? जल्दी से बताइए। तो प्रतिकृति चित्रण में यहां पर था प्रकृति या सौंदर्य प्रेमी, प्रकृति अथवा सौंदर्य प्रेमी वर्णन, सौंदर्य प्रेमी वर्णन तुजुक ए जहांगीरी में मिलता है, तुजुक ए जहांगीरी में मिलता है। और जहांगीर के द्वारा कहा जाता है कि मैं इतना बड़े चित्रकला का विद्वान हूं कि अगर एक चित्र में आंख कोई और बनाए और आंख की भौहें कोई और बनाए और आंख का आकार कोई और बनाए तो मैं बता दूंगा कि ये मेरे द्वारा चित्रित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? राइट आंसर जहांगीर के साथ जाएगा। जहांगीर ही इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और जहांगीर का समय मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल था। मुगल चित्रकला का क्या था भाई? मुगल चित्रकला का ये स्वर्ण काल था। मुगल चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में शामिल किया गया था किसे? प्रतिकृति चित्रण के रूप में जहांगीर को। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31, अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पर, इसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपको बताना है। क्या कह रहा है? अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं। जैसे आप देखें, ये अशोक कालीन स्तंभ है और इस स्तंभ का ये शीर्ष भाग है, इस पर 4 आकृतियां मिलती हैं। किसकी किसकी मिलती हैं? तो आप बताओगे किसका मिलता है भाई? घोड़े का मिलता है, वृषभ का मिलता है, सिंह का मिलता है। तो अशोक कालीन स्तंभ शीर्ष पर आकृतियां किसकी मिलती हैं? तो आप बताओगे पशुओं की आकृति मिलती है। किसकी मिलती है? पशुओं की आकृति मिलती है।
इसकी प्रमाणिकता कहां से प्राप्त होता है? इसकी प्रमाणिकता सारनाथ शीर्ष स्तंभ से प्राप्त होता है। शीर्ष स्तंभ से प्राप्त होता है, जिसमें 4 पशुओं के क्या प्राप्त होते हैं? 4 पशुओं के सिंह या आप देखते हैं सर प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पशुओं के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशु इज राइट आंसर हो जाएंगे। चले आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है? गोलकुंडा, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है? पाल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली या दक्कनी शैली, राजस्थानी शैली? राजस्थानी शैली। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपको बताना है। 32 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। चले करेक्ट आंसर बताएं। कौन सा कमेंट्स आपका? मैं तो कमेंट्स देखा भी नहीं। चले देखिएगा, गोलकुंडा अगर बात किया जाए गोलकुंडा की, तो गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है? तो गोलकुंडा में अगर आप बात करेंगे तो यहां पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव नजर आया। क्षेत्रीय शैली का प्रभाव नजर आया। इसे दक्षिणी शैली या दक्कनी शैली के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी या दक्कनी शैली के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल भाई, दक्षिणी या दक्षिणी शैली के नाम से भी इसे जाना जाएगा। इसका राइट आंसर सी के साथ जाएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 33 का राइट आंसर आपको बताना है। सादृश्य का अर्थ है, सादृश्य का क्या अर्थ होगा? समाविष्ट, सहायता, चित्रांकन या आकृति में समानता। सादृश्य तो देखेंगे आप कि ये चित्रकला के षडांग दर्शन का, चित्रकला के षडांग है ना, षड दर्शन का, षडांग के 6 अंगों का एक अंग की बात कर रहा है। 6 अंगों में से एक अंग की बात कर रहा है, एक अंग की बात कर रहा है। और ये यशोधर पंडित के जयमंगला से प्राप्त होता है। यशोधर पंडित के टीका जयमंगला से प्राप्त होता है। चले भाई राइट आंसर बताइएगा। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा। चले करेक्ट आंसर बताएं। सादृश्य, सादृश्य का अर्थ किसके साथ जाएगा? तो सादृश्य का मतलब क्या होता है? आकृति में समानता। सादृश्य से तात्पर्य क्या हो जाता है? सादृश्य से तात्पर्य होता है आकृति में समानता। आकृति, 2 आकृतियां हैं और दोनों में क्या नजर आनी चाहिए? समानता नजर आनी चाहिए। तो ये आकृतियों में समानता से तात्पर्य किससे है? सादृश्य से। सादृश्य। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्यक गुफा में चित्रित है? अजंता की किस गुफा से प्राप्त होता है? 16वीं से, 14वीं से, 17वीं से या पहली से? गृह त्याग, गृह त्याग की बात यहां पर किया जाता है जब ये गृह त्याग देते हैं। महात्मा बुद्ध जब गृह त्यागते हैं, इससे ये संबंधित है। जी जल्दी बताएं। जिन्होंने डी ऑप्शन का चुनाव किया है उनके आंसर गलत हैं। डी ऑप्शन वाले आंसर गलत हैं। पहली गुफा से इनका संबंध नहीं है। इनका संबंध किससे हो जाएगा? इनका संबंध गुफा संख्या 16 से, अजंता की गुफा संख्या 16 से, अजंता की गुफा संख्या 16 से प्राप्त हो जाती है। बुद्ध के क्या होते हैं? जो गृह त्यागते हैं। महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण की प्रक्रिया यहां से होती है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35। रूप चित्र का निर्माण, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 35। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू किया? रूप चित्रण का निर्माण क्या बाबर ने शुरू किया, अकबर ने शुरू किया, जहांगीर ने शुरू किया या शाहजहां? रूप चित्रण, सौंदर्यता, रूप चित्रण, जैसे आप लोग सेल्फी लेते हैं, जैसे आप लोग सेल्फी लेते हैं तो वो रूप चित्रण में शामिल हो जाता है। जो स्नैपचैट पर आप सेल्फी लेकर विभिन्न प्रकार के रूप बन जाते हैं, वैसी बात किया जा रहा है। रूप चित्रण की बात किया जा रहा है। किसके साथ जा रहा है भाई? चलो भाई सभी लोग बताएं भाई।
करेक्ट आंसर बताएं, क्या बाबर होंगे, क्या अकबर होंगे, या जहांगीर होंगे, या शाहजहां होंगे? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेक्ट आंसर का चुनाव कर रहे हैं कि रूप चित्रण को किसने प्रामाणिकता दिया? तो रूप चित्रण को प्रामाणिकता अकबर के समय से ही प्राप्त हो जाता है और अकबर के फतेहपुर सीकरी से इसकी प्रामाणिकता प्राप्त होती है। फतेहपुर सीकरी के भवन से इसकी रूप चित्रण की प्रामाणिकता को क्या मिलता है? प्रमाण प्राप्त होता है। चले आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई पड़ता है? वेस्टर्न कल्चर। किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य वेस्टर्न पाश्चात्य प्रभाव अर्थात यूरोपीय प्रभाव दिखाई पड़ता है? ऑप्शन क्या होगा? शाहजहां होंगे, या अकबर होंगे, या जहांगीर होंगे, या औरंगजेब होंगे। इसका भी राइट आंसर आपको बताना होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जहांगीर नहीं होगा। जहांगीर के कला पर ईरानी सभ्यता का प्रभाव नजर आएगा, कभी वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव नजर नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर किसको आप बताओगे? इसका राइट आंसर भी अकबर के समय में ही चला जाएगा, अकबर का ही समय यहां पर चला जाएगा, क्योंकि अकबर के समय में मुगल शासक कला पर पाश्चात्य का प्रभाव दिखाई पड़ता है। चले 36 के बाद 37। पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का, है ना, इसको देखें आप। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहां स्थित है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहां स्थित है? बड़ौदा में, जयपुर में, अहमदाबाद में, या उदयपुर में? क्वेश्चन नंबर 37 है ना, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आपको बताना है। चले भाई बताइए, क्वेश्चन नंबर, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की बात किया जाएगा तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहां नजर आएगा? तो ये उदयपुर में नजर आएगा। पश्चिमी, ये आप देखें, अगर ये बात किया जाए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो इस एरिया का पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहां नजर आएगा? उदयपुर में नजर आएगा। 37 के बाद मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 38 बताइए, यहां पर 38 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। राजस्थानी चित्रकला के 4 केंद्र आपको मिलेंगे, 4 केंद्र। किशनगढ़, बनीठनी, बूंदी, चावड़ या गुलेर? 38। चले 38 का राइट आंसर, कौन सी राजस्थानी चित्रकला के केंद्र नहीं है? तो अब देखें आप, किशनगढ़ भी है, बूंदी भी है, चावड़ भी है नहीं कौन सा? गुलेर बसोहली शैली, गुलेर पहाड़ी का है, बसोहली पहाड़ी शैली का है ये गुलेर। चले आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अनोखी मदेशिया जी, बहुत देर के बाद आप जुड़ती हैं बेटा, जब हम अंतिम पे चलते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ती हैं। बताइए, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक रोजर फाई हैं, सर हर्बर्ट रीड हैं, बी स्मिथ हैं, या स्टेला क्रेमरिस हैं? 39 का राइट आंसर, 39 का करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? चलें जल्दी से बताएं, आप सभी लोग देर ना करें, जल्द से जल्द आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सर हर्बर्ट रीड। कौन है? सर हर्बर्ट रीड। चल, तो आज के सेशन का मेरा इतना ही क्वेश्चन था। आज के सेशन का बस हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक। जिनको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, वो लिखकर भेजेंगे ज्वाइन टीजीटी कला, 73 76 83 83 43 पर। और हमारा वन लाइनर बैच
वन लाइनर, एकदम न्यू वन लाइनर बैच है, वन लाइनर बैच है। और ये बैच पाश्चात्य कला और समकालीन कला के साथ है, पाश्चात्य और समकालीन कला के साथ है। जिनको ज्वाइन करना है वो लिखेंगे ज्वाइन टीजीटी कला वन लाइनर बैच और भेजेंगे 7376 83 83 43 पर। और इसकी जो सहयोग राशि है ये बहुत ही कम है, 999, सिर्फ 999 में ये सहयोग राशि है। और आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि क्लास को ऑफलाइन मोड में होने के बाद एक सकारात्मक कमेंट्स जरूर किया करें, जिससे हमारे लिए एनर्जी का स्रोत और औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है कि आप लोगों को कैसी क्लासेस मिलती हैं। यहां पर थैंक यू लिखने से कोई तात्पर्य नहीं। जब ऑफलाइन मोड में क्लास हो जाए, क्लास ऑफ होने के बाद आप लोग प्लीज एक सकारात्मक कमेंट्स जरूर करिएगा। तो मिलते हैं वन लाइनर बैच के साथ, 3 बजे, 3 बजे मिलते हैं। सभी लोग 3 बजे जुड़ने का प्रयास करिएगा। कितने बजे? 3 बजे। तो आज यहीं तक, मिलते हैं 3 बजे। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद।